गोताखोर एक फोन को 60 फुट बड़े तालाब के अंदर से निकालने के बाद एक दूसरे को चूम रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं क्योंकि इन गोताखोरों ने केरल पुलिस की सबसे बड़ी मदद की है एक ऐसे रहस्य को सुलझाने में। क्योंकि उस फोन की जो मालकिन है, जो कि करोड़पति है, उसे खाई से नीचे फेंक दिया गया है। ये जो खाई आप देख रहे हैं और जो पुलिस की टीम लाश को बरामद कर रही है उस खाई के अंदर से, ये उसी महिला का फोन है। और इस फोन को ढूंढने के लिए जो मशक्कत की गई है, एक ठंडे भरे तालाब के अंदर 60 फुट की गहराई से उस फोन को ढूंढ निकाला गया है। क्योंकि इस फोन के अंदर जो कातिल है, जिसने उस करोड़पति महिला को पहाड़ों से नीचे फेंका, उसके कई गहरे राज इसके अंदर छिपे हो सकते हैं। क्योंकि खाई जो है बहुत ज्यादा गहरी है और पुलिस को पहले खाई के नीचे उतरना पड़ा और दूसरी ओर एक तालाब के 60 फुट अंदर जाना पड़ा। क्या है पर्दे की पीछे की कहानी, तफसील से जानिए। ये जो तालाब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये 1.5 एकड़ में फैला हुआ है और खाई जिसकी हम बात करेंगे आगे, किस तरह से महिला को फेंका गया, ये भी उतनी ही गहरी है कि मानो किसी को भी ढूंढना मुश्किल हो जाए। अब जो महिला को मारा गया या जो गायब हुई है, उसका नाम है जेसी और उसको मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका ही पति है जिसका नाम है सैम। इन दोनों की तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जेसी की उम्र 49 है और सैम की 59। दरअसल जिस रोज़ कत्ल हुआ उस रोज़ कुछ ऐसी बात हुई थी जिसको लेके जेसी भड़क जाती है, लेकिन जो पति है उसके मन में खून सवार था क्योंकि उसने पहले ही प्लानिंग कर ली थी किस तरह से उसे अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारना है। वो मौका देखता है, बाकायदा रेकी करता है और रेकी करने के बाद, मौका देखने के बाद मिर्ची स्प्रे लेकर अपनी पत्नी के पीछे भागता है। जो वाइफ है वो भागी भागी इधर उधर घूम रही होती है लिविंग रूम के अंदर, लेकिन तभी वो पति जो है उस पर काबू पाने की कोशिश करता है। जैसे किसी तरीके से खुद को बचाकर अपने कमरे की तरफ भागती है, लेकिन तभी सैम उसे पीछे से पकड़ता है और उसकी आंखों में मिर्ची स्प्रे को झोंक देता है। ये सारी जो चीजें हो रही थी उस वक्त वहां पर खड़ी एक शख्स देख रही थी। कौन थी वो, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन जैसे ही जैसी अपने कमरे में जाती है, सैम उसकी आंखों में मिर्ची झोंकता है और इसके बाद जैसी की हालत खराब होती है, वो छटपटाने लगती है। उसको कुछ दिखाई नहीं देता, उसे समझ तक नहीं आता कि वो अपने आप को कैसे बचाए। लेकिन कातिल पति इतना चालाक था कि उसे पता था कि अब अगर वो अपनी पत्नी पर कोई भी वार करेगा, उसका गला दबाएगा, तो उसके फिंगरप्रिंट्स, उसके जो मार्क हैं वो गले पर आ जाएंगे, जिससे वो पकड़ा जाएगा। इसीलिए कातिल पति अपना ही नहाने वाला टॉवल जो था उससे अपनी पत्नी का गला दबाता है और गला दबाने के बाद चैन की सांस लेता है और फिर पूरा दिन वो उसी लाश के साथ उसी कमरे में बिताता है, नहाता है, फ्रेश होता है, एंजॉय करता है और इसके बाद वो प्लानिंग करता है। इसी नीली गाड़ी में अपनी बीवी की लाश को रखता है, कमरे से खींच कर लाता है, लाश को रखता है रात में जब पूरा इलाका सुनसान हो और बड़ी ही चालाकी से इसी खाई के पास ले जाकर फेंक देता है। इसके बाद वो क्या करता है, कैसे भागता है और कैसे इस पति को पता चला था कि ये जो खाई है वो इतनी सेफ है और बड़े ही आराम से वो इस समय में जाके अपनी पत्नी की लाश को फेंक सकता है। वो पूरी वारदात, वो पूरी स्टोरी आप जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको इन दोनों का जो बैकग्राउंड है वो समझाती हूँ ताकि आपको पता लगे किस तरह से बच्चे अपने पिता की पोल खोलते हैं। जो बच्चे फॉरेन में बैठे हैं उनको अपने पिता पर जब डाउट होता है तब जाके एक पूरी वारदात सामने आती है जहां पर उनके ही पिता ने उनकी मां का बेरहमी से कत्ल किया, सबूत छुपाने की कोशिश की और उनकी मां की लाश को इस गहरी खाई से नीचे फेंक दिया। दरअसल जो ये शख्स है जिसका नाम सैम है, जिसकी उम्र 59 है, उसे लड़कियों का शौक है, उसके कई सारे अफेयर्स रहे हैं और पढ़ा लिखा है, आईटी प्रोफेशनल है। तो ऐसे में इसकी जब पहली शादी होती है तो उस वक्त अपनी बीवी के साथ रहा करता था, बच्चे भी होते हैं, लेकिन धीरे धीरे इसका अपनी पहली पत्नी से मन उबता है और फिर वो आकर केरल में सेटल हो जाता है। यहाँ आने के बाद करीब 90 का टाइम था जब इसकी मुलाकात जेसी से होती है। जेसी कौन है, वही महिला जिसकी अभी मौत हुई है। अब जेसी जो है वो भी पढ़ी लिखी थी, वो भी आईटी प्रोफेशनल थी, दोनों की एक दूसरे से बातचीत होती है, बातचीत प्यार में बदलती है और प्यार इस कदर परवान चढ़ता है कि अब जेसी को लगता है कि उसे सैम से शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन जैसी ये पूरी कहानी अपने घर पर नहीं बता पाती क्योंकि जो सैम था उसकी पहले से शादी हो रखी थी, वो डिवोर्सी था, उसके बच्चे भी थे। तो जैसी ये पूरी कहानी अपने घर पर नहीं बता पाती, अपने माँ बाप से नहीं कह पाती। अब इधर होता क्या है कि दरअसल 1994 में जब सैम की पहली पत्नी को बच्चा हुआ था, उसी दिन सैम ने अपनी सेकेंड वाइफ यानी कि जेसी के साथ
शादी की थी। और ये जो शादी थी ये डॉक्यूमेंटेड नहीं थी, इसका कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया था, क्योंकि जो जैसी थी उसने अपने परिवार को कुछ चीज़ें बताई नहीं थी और इसीलिए ये शादी सिर्फ ऊपरी तरह से की गई थी। अब होता ये है कि दोनों जब आईटी प्रोफेशनल थे और दोनों केरल में रह भी रहे थे, तो उन्हें लगता है क्यों ना फ़ॉरेन जाया जाए, वहाँ पर हो सकता है उन्हें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, और इसीलिए ये लोग फ़ॉरेन निकल जाते हैं। मिडिल ईस्ट के कई देशों में रहते हैं, कई जगह पर जाते हैं, जॉब करते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं। ऐसे में जब ये लोग सऊदी अरब में आकर रहने लगते हैं तब चीज़ें बिगड़ने लगती हैं। दरअसल इस पूरे मैटर में जब बच्चों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि जब इनके पेरेंट्स सऊदी अरब में रह रहे थे, वहाँ जॉब कर रहे थे, तो धीरे धीरे उनके जो पिता हैं उनका इंटरेस्ट कुछ और लड़कियों में आ गया, उन्हें कुछ और लड़कियाँ पसंद आ गई, अफेयर चल गया, और इसको लेके माँ और पिता के बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होती, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती, और लड़ाई इस कदर बढ़ गई कि एक रोज़ ये दोनों फैसला करते हैं कि बच्चों के लिए इन्हें वापस अब फ़ॉरेन से केरल आ जाना चाहिए, यहाँ पर सेटल हो जाना चाहिए। दोनों का परिवार है, दोनों को अपना परिवार को संभालना चाहिए। अब ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद जो ये लोग हैं ये आकर यहाँ पर बस जाते हैं। यहाँ रहने के बाद यानी कि जब दोबारा से ये लोग जब केरल में आकर सेटल होते हैं तो आपको एक तस्वीर दिखाती हूँ। ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं, काफ़ी पेड़ों से लिपटा हुआ एक बड़ा सा आलीशान घर या यूँ कहें कोठी आपको दिखाई दे रही होगी 2 फ्लोर की, जो देखने में बेहद खूबसूरत लग रही है। इसी कोठी के अंदर ये लोग रहते थे, लेकिन इसमें रहने के लिए इन्होंने कड़ी मेहनत की थी। दरअसल जो जेसी है उसने इस कोठी को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी दी थी और सैम की हिस्सेदारी कम थी। अब ये हम क्यों कह रहे हैं ये आपको आगे पता लगेगा जब कोर्ट में मैटर जाएगा। दरअसल जो जेसी और सैम है बड़ी मेहनत से इस घर को बनाते हैं। आप देखिए कितनी बेहद खूबसूरत तस्वीर है, और इसी घर में वो लोग रहा करते हैं। लेकिन दोनों के बीच अक्सर लड़ाइयाँ होनी शुरू हो जाती, क्योंकि जो रवैया सैम का मिडिल ईस्ट में था, सऊदी अरब में था, वही वो सेम यहाँ केरल में भी अपना रहा था। दरअसल वो रोज़ नई लड़कियों को लेकर घर आता, अलग अलग लड़कियों के साथ घूमता, और धीरे धीरे ये पूरी चीज़ें जो हैं वो जेसी को परेशान कर रही थी। जेसी फैसला करती है कि कैसे भी करके उसे अब सैम से डिवोर्स लेना है, इन दोनों को अलग हो जाना चाहिए। अब कहानी यहाँ पर जो माता पिता हैं वो अलग होने का सोच रहे हैं, इधर जो बच्चे हैं वो बड़े हो रहे थे और उन्हें समझ में आ रहा था कि जो उनके पिता हैं उनका जो मिजाज है वो ठीक नहीं है, वो ठीक से बात नहीं करते, उनके अफेयर्स रहते हैं, माँ को तंग करते हैं। तो उन्होंने भी सोचा क्यों ना वो फ़ॉरेन निकल जाए और फ़ॉरेन में जाके अपनी जॉब या जो भी आगे का उन्हें करियर सेट करना है वो करें। बच्चे इस सिलसिले में चले जाते हैं फ़ॉरेन, लेकिन इधर कहानी चलती रहती है डिवोर्स की। जो मामला कोर्ट में चला गया था, कोर्ट में सुनवाई हुई और 2015 में बड़ी ही आसानी से कोर्ट जो है वो जेसी को सैम से अलग कर देती है। वो बोल देती है कि देखिए यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं, क्योंकि आपकी जो शादी थी रजिस्टर्ड नहीं थी, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं था, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस का जो एक्ट लगता है उसके तहत आपने बताया कि आपके पति आपको मारते हैं, आपकी सही से नहीं बनती, तो हम डिवोर्स कर देते हैं। कोर्ट डिवोर्स तो कर देता है, लेकिन उसके बाद एक पेच फंसता है। पेच वो फंसता है क्योंकि जो कोर्ट है वो कहती है वहाँ पर, वो सुनवाई में ये कहती है कि ये जो आप बड़ा सा घर देख रहे हैं ना, इसे बनाने के लिए जेसी ने ज़्यादा हिस्सा दिया है, ज़्यादा हिस्सेदारी या ज़्यादा पैसे जेसी ने दिए हैं, इसलिए कोई भी जेसी को इस घर से निकाल नहीं सकता। इस घर में पति पत्नी दोनों रह सकते हैं, और इसीलिए इन दोनों ने आपस में फैसला किया कि इस बड़े से घर में जो पति पत्नी थे, जो एक्स हो गए थे, अब वो दोनों रहेंगे, लेकिन अलग अलग फ्लोर पर। अब आप आगे समझिए कि किस तरह से एक ही घर के अंदर एक्स हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं, और धीरे धीरे जो हस्बैंड है उसके मन में इस तरह से गुस्सा पनपता है, जिसके लिए वो बाकायदा अपनी पत्नी का मर्डर प्लान करता है, उसके लिए रेकी करता है, हर एक चीज़ को परफेक्ट क्राइम करने की कोशिश करता है, और किस तरह से अपनी पत्नी को मार कर वो खाई में डंप करता है। और कैसे सबसे बड़ी फुटेज हम आपको ये भी दिखाएंगे किस तरह से गोताखोर जो हैं वो 1.5 एकड़ में जो फैला जो तालाब है उसके अंदर जाकर 60 फीट गहराई में उतर कर किस तरह से एक ऐसे सबूत को जुटाते हैं जो पुलिस के लिए बेहद मददगार साबित होने वाला है। देखिए यहाँ पर जो सैम है उसकी उम्र तो 59 है, और यहाँ कहीं ना कहीं जो बच्चे थे, जो 3 बच्चे थे जो विदेश में जाकर सेटल हो चुके थे, वो जानते थे कि पापा लड़कियों के आगे पीछे डोलते हैं। अब इसी बात की फिक्र को लेकर वो अक्सर अपनी माताजी से बातचीत भी क्या करते थे, और जो सैम था वो भी कुछ इस तरीके से था कि जब उसे पता लगा कि उसके बच्चे विदेश में जाके सेटल हो चुके हैं, टूरिज्म पर उसने पढ़ाई के लिए एक यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया 59 की उम्र में। वहां पर क्योंकि पहले से मिडिल ईस्ट में काम कर चुका था, तो वहां पर उसकी एक दोस्त बनती है जो कि ईरानियन है। एक ईरानियन लड़की से उसकी अच्छी खासी दोस्ती होती है, और पूरे कॉलेज में वो ये बताता है कि वो शादीशुदा नहीं है, सिंगल है और एक अच्छे लाइफ पार्टनर की तलाश में है।
अब यहाँ पर जो ईरानियन लड़की थी उसकी जो दोस्ती थी या कहें जो दोस्ती से बढ़कर जो चीजें थी वो कुछ इस हद तक बढ़ गई कि वो जो लड़की है वो सैम के घर में आने जाने लगी। अब यहाँ पर जो सैम है लड़की के चक्कर में उसने एडमिशन तो ले लिया लेकिन उससे पढ़ाई हो नहीं पा रही थी और जो फर्स्ट सेमेस्टर का जब एग्जाम आया उस कॉलेज में टूरिज्म के ऊपर जो पढ़ाई कर रहा था उसने उस एग्जाम को ही नहीं दिया और कोर्स को बीच में छोड़कर वापस अपने घर पर आ गया, साथ में वो लड़की भी आ गई। अब अक्सर क्या होता था, ये जो घर आप देख रहे हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पर जो सैम है वो अपनी गर्लफ्रेंड या कहें जो फीमेल जो दोस्त होती थी उन्हें लेकर जाया करता था। ग्राउंड फ्लोर पर रहती थी उसकी जो सेकंड बीवी थी वो अक्सर वहीं पर अपना काम धाम करती थी और जब से झगड़ा शुरू हुआ था लगभग 10-12 साल हो चुके थे, ये एक दूसरे के कमरे में ना जाते थे ना एक दूसरे से बातचीत क्या करते थे। अब क्योंकि उस घर के अंदर आधी हिस्सेदारी जेसी की भी है और सैम की भी है, सैम को लगा कि मेरी जो शादी टूटी चुकी है, मैं अब जो चाहूं जैसे चाहूं जिसको लाऊं, ये मेरा घर है, मेरी मर्जी है। वहीं पर जेसी को ये सारी आदतें बहुत ज्यादा बुरी लगती थी। उसे लगता था कि उसकी जो पति को ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए, घर एक पवित्र जगह है और रोज रोज कोई ना कोई नई लड़की आ जाती है उस घर पर। अब होता क्या है कि जेसी उस रोज भी जब अपने लिविंग रूम में जो ग्राउंड फ्लोर पर था वहां पर बैठी थी तब उसने देखा कि सैम आज फिर से उसी ईरानियन लड़की को लेकर अपने घर पर आया हुआ है और इसे लेकर वो उससे बहस करना शुरू कर देती है। सैम ये कहता है, क्योंकि ईरानी लड़की के साथ कई बार पहले भी वो आ चुका है, वो उसे कहता है कि तुम ऊपर की ओर जाओ, मैं आता हूं। ईरानी लड़की जब सीढ़ियों के सहारे ऊपर जा रही थी तो नीचे मुड़ के देखती है कि वहां पर वो अपनी बीवी से मलयालम में झगड़ा कर रहा है और इतना सुनते हुए वो ऊपर की ओर चली जाती है। अब ये जो मैंने आपको बातें बताई कि देखिए जो मर्डर किया गया उस वक्त ईरानियन लड़की इसके साथ मौजूद थी। दिखाने के लिए इसे शुरू में तो ये कहा कि देखिए तो जो मर्डर है वो गुस्से में हो गया, क्योंकि गुस्से में किया हो जो मर्डर है उसमें धाराएं थोड़ी सी कम लगती हैं, चीजें कम होती हैं। लेकिन जब पुलिसिया छानबीन हुई तो पता लगा सैम बहुत ज्यादा शातिर है, किस तरीके का उसने प्लान बनाया। दरअसल ये जो आप इलाका देख रहे हैं, ये जो तालाब वाला जो इलाका देख रहे हैं, जंगलों से घिरा हुआ है, 1.5 से 2 एकड़ में फैला हुआ है, तालाब की गहराई बहुत ज्यादा है। सैम 15 से 20 दिन पहले इस इलाके में आता है अपनी गाड़ी को लेकर, वहां पर एक एक इलाके का मुआयना करता है, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है। कौन से जो टूरिस्ट कहां पर ज्यादा ठहरते हैं, भीड़ कहां पर इकट्ठा होती है, सुबह से लेकर शाम के 6 बजे तक ये उस इलाके में मौजूद रहता है, सिर्फ मुआयना करने के लिए कि लोग कहां कहां पर मौजूद हैं। जब लोग चले जाते हैं शाम के 6 बजे के बाद, अंधेरा छा जाता है, ये वहां पर लोकल लोगों से पूछता है कि देर रात क्या यहाँ पे घूमना सही है। तो लोगों ने बहुत तरीके की प्रतिक्रियाएं दी और लोगों ने ये कहा कि ठीक है, देर शाम या देर रात यहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, डरावनी जगह हो जाती है। जिस तरीके की आप जगह देख भी रहे हैं, देखने में रात में सोचिए कितनी डरावनी होगी। अब जो सैम को समझ में आया कि यहां पर रात को आता जाता तो कोई नहीं है, ये परफेक्ट स्पॉट है बीवी को मारने के लिए। अब बीवी को मारने के लिए उसने सिर्फ यही जगह क्यों चुनी, क्योंकि आज से 10 साल पहले जब वो मिडिल ईस्ट या कहीं सऊदी अरब से यहां पर आया था तो यहीं पर बगल के एक ऑफिस में उसने ज्वाइन कर यहां पर काम धाम करता था। तो इस जगह से वो अच्छे तरीके से वाकिफ था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि देर रात वहां पर कोई आता है या नहीं आता है। अब जब स्पॉट फिक्स हो गया है, अब बारी थी कि बीवी को किसी तरीके से उकसा कर, कुछ भी इस तरीके से चीजें कर कि बीवी उसे झगड़ा करे। अब यहां पर इसी मकसद से वो ईरानियन लड़की या जो उसकी जो गर्लफ्रेंड है या दोस्त है जो भी है, उसे लेकर अपने घर पर जाता है। वहां पर बीवी से झगड़ा करता है, उकसावे वाले झगड़ा करता है। और उकसावे के झगड़े के बाद जैसी बीवी से बहस होती है, वो मिर्ची स्प्रे पहले से तैयार लेकर आया था और अपनी बीवी के मुंह पर मिर्ची स्प्रे मार देता है। बीवी तिलमिलाती है, अपना मुंह धोने के लिए वो अपने, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर वाले उस घर पर, वो अपने रूम के अंदर भागती है मुंह धोने के लिए, क्योंकि जल रहा था मुंह। और पीछे पीछे सैम जो सुनियोजित तरीके से पहले से प्लान बनाकर आया था कि मुझे अपनी बीवी को आज मारना है, और जानता था कि अगर वो गला घोटेगा, कुछ भी चीजें ऐसे करेगा तो फिंगरप्रिंट्स और तमाम तरीके के जो सबूत हैं वो पुलिस को आसानी से मिल सकते हैं। वो टॉवल से अपनी ही बीवी का गला घोटकर उसे शांत कर देता है और लाश को उसी कमरे में बंद कर वापस वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास पहुंच जाता है। इसके बाद वो देर रात का इंतजार करता है। लाश को
ट्रंक में भरकर अपनी गाड़ी की डिक्की में लेकर जाता है। कार की डिक्की में लाश को बंद करने के बाद ये 60 किलोमीटर गाड़ी चलाकर लेकर जाता है, उस खाई के पास जाकर वहां से जो सुनसान इलाका था वहां से नीचे फेंक देता है, इस उम्मीद में कि यहां पर कोई उसे ढूंढ नहीं पाएगा। और घर से इतनी दूरी पर ये सारी चीजें कैसे होंगी। रास्ते से लौटते वक्त ये जो फोन था, एक रेडमी का जो फोन था, उस फोन को उठाकर तालाब में फेंक देता है। बीवी के पास दोनों फोन थे, दोनों फोन को तालाब के बीचों बीच फेंक देता है। वापस अपने घर की ओर आता है और अपनी ईरानियन गर्लफ्रेंड से कहता है कि चलो मैसूर चलते हैं, वहां पर घूम कर आते हैं। ईरानियन गर्लफ्रेंड जो कि फर्स्ट फ्लोर पर थी, उसे कुछ नहीं पता था कि ग्राउंड फ्लोर पर क्या क्या चीजें हुई हैं। इसके बाद ईरानियन जो गर्लफ्रेंड थी उसकी खुद वो दोनों मैसूर के लिए निकल जाते, जो लगभग वहां से 700 किलोमीटर दूर है। अभी जो सारी जो कहानी चल रही है, इस कहानी में जो बच्चे विदेश में थे वो लगातार अपनी माँ को एक के बाद एक कॉल कर रहे हैं, लगातार फोन स्विच ऑफ जा रहा है। बच्चे परेशान हो रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि माँ अब उठा लेगी, 1 घंटे बाद उठा लेगी, कहाँ गई होगी। लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद जब उन्हें समझ में आया कि हो सकता है क्योंकि डाइवोर्स का मामला चल रहा है, पापा मम्मी में बनती नहीं है, तो हो सकता है कि कहीं से पापा ने कोई ऐसी गंदी हरकत ना कर दी हो। डर के मारे तीनों बच्चे विदेश से ही पुलिस को फोन करके बोलते हैं कि प्लीज एक बार आप जाकर हमारे घर पे देख लीजिए कि माँ है या नहीं है। उसके बाद जब पुलिस जाती है, घर पर ताला लगा होता है, पुलिस जब इसे कॉल करती है तो ये उठाता नहीं है सैम। पुलिस कॉल डेटा रिकॉर्ड सेल टावर लोकेशन के जरिए सैम को मैसूर से पकड़ लेती है उसकी गर्लफ्रेंड के साथ। और जब पुलिस या खातिरदारी होती है तो सैम टूटा और कहता है कि हाँ, मैंने ही अपनी बीवी को मारा है और उसके बाद खाई में फेंका है, फोन को मैंने तालाब में फेंका है। और उस फोन को ढूंढने के लिए जो गोताखोर हैं वो कई बार कोशिश करते हैं, लेकिन गहराइयों में सोचे एक भूसे में तिनके ढूंढने के बराबर था। उस तालाब में जाकर उस फोन को जब निकालते हैं तो खुशियों का ठिकाना नहीं रहता कि बहुत मुश्किलों के बाद ये फोन मिला था। उस फोन में उनका मकसद क्या था, पता ये लगा कि बहुत सारी जब चीजें उसमें निकाली, रेडमी का फोन था, एक फोन अभी भी ढूंढना बचा हुआ है, तो उस फोन से जो डाटा निकला उसमें बहुत सारी चीजें भी पता लगी कि शायद ये जो सैम है ये अपनी बीवी के साथ जो बच्चे विदेश में रहते हैं उनको मारने का भी प्लान बना चुका था। ऐसी पुलिसिया जो इनपुट हमारे पास आई है, तो कहीं ना कहीं इसका यह मकसद था कि बच्चे फोन करेंगे नहीं, 60 किलोमीटर दूर कोई ढूंढेगा नहीं, वो मैसूर भाग चुका, शहर को छोड़कर निकल चुका है, तो कोई भी उसे ढूंढ नहीं पाएगा। और इसी मकसद के साथ उसने सोचा कि मैं एक परफेक्ट क्राइम करूंगा, लेकिन एक फोन कॉल बच्चों की फिक्र अपनी मां के लिए उसे पकड़वाने में बहुत बड़ी मदद करती है। तो फिलहाल के लिए जो मकसद है, पुलिस और भी छानबीन कर रही है और समझना चाह रही है, क्योंकि जो लड़की है जिसकी जो हत्या हुई, जो औरत है जिसकी हत्या हुई, उसके घर वालों का कहना है कि जो सैम है उसके कई लड़कियों से संबंध है मिडिल ईस्ट के, वो ईरानियन हो, चाहे तुर्की के रहने वाले हो, चाहे सऊदी अरब के रहने वाले हो, हर किसी से उसके संबंध है। तो उसके गहन से जांच पड़ताल होनी चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मोटिव के लिए जब सैम से पूछा गया तो सैम ने यह कहा कि देखिए, क्योंकि कोर्ट में केस चल रहा था, मैं पहला केस हार चुका था कि घर पर मैं उसे घर से बाहर निकालना चाहता था, लेकिन जो जज साहब ने उसे घर की आधी जायदाद दे दी। दूसरी दिक्कत, उसे पता था कि वो आने वाले वक्त में कोर्ट में हार जाएगा तो एलिमनी देना पड़ेगा, मतलब उसे अपने जायदाद में से, अपनी जो कमाता है उसमें से कुछ हिस्सा अपनी बीवी को देना पड़ेगा, उस बीवी को जिसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। तीसरी जो दिक्कत थी, वो अलग अलग लड़कियां जो घर पर आ रही थी बेरोक टोक, वो चाहता था कि उसकी बीवी झगड़े ना, वो किसी चीज पर उसे टोके ना। और इस सारी चीजों को ध्यान में रखते उसे लगा कि बीवी को मौत की घाट अगर उतार देगा तो इन सारे झंझटों से, मतलब घर उसका हो जाएगा, सारी प्रॉपर्टी पैसे उसके हो जाएंगे, वो घर पर जिस लड़की को चाहे उस लड़की को ला सकता है, कोई उसे रोकेगा टोकेगा नहीं, क्योंकि बच्चे विदेश में हैं, बीवी मर चुकी है, अब वो एक अय्याश हो चुका है, एक अय्याश बूढ़ा जो अपने शौक के लिए उसने अपनी बीवी को मौत के घाट उतारने से पहले जरा भी उफ तक नहीं किया। तो फिलहाल के लिए देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, मंडे टू फ्राइडे ओनली ऑन क्राइम तक।